नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आप एक एग्रीकल्चर एस्पिरेंट, यूपीएससी एस्पिरेंट, स्टेट पीसीएस एस्पिरेंट या आप एक एक्टिविस्ट या रिसर्चर हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का हमारे भारत की मिट्टी के ऊपर क्या प्रभाव है, इसके अलावा आने वाले टाइम में इसका क्लाइमेट, एनवायरमेंट, इनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, अभी तक अगर जो स्टडीज हुई है उनके अनुसार कितनी सॉइल इरोड हो चुकी है, इसके इरोजन के कारण क्या है, फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं, इसके टाइप क्या है, ये सारी बातें आज के इस सेशन में डिस्कस की जाएंगी। तो अंत तक बने रहिएगा। और इसी के साथ अगर आपको हमारी टॉपिक, हमारा कंटेंट पसंद आता है तो बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि एक क्वालिटी कंटेंट बाकी लोगों के पास भी पहुंच सके और इसके ऊपर जो हमारी मेहनत और हमारा जो टाइम लगता है उसके ऊपर हम और बेटर मेहनत करके आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आने वाले टाइम में प्रोवाइड कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्योट जो है वो रखना चाहूंगा। ए नेशन दैट डिस्ट्रॉय इट्स सॉइल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ आवर लैंड, प्यूरिफाइंग द एयर एंड गिविंग फ्रेश स्ट्रेंथ टू आवर पीपल। तो यहाँ पर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्योट जो है वो रखा था कि अगर कोई राष्ट्र अपनी मिट्टी को खराब करता है तो वो राष्ट्र खुद को खराब कर रहा है, एक प्रकार से अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहा है, अपने एनवायरनमेंट को ध्वस्त कर रहा है, अपने इकोसिस्टम को, अपने बायोडाइवर्सिटी को, अपने आने वाले टाइम के लिए फूड सिक्योरिटी को, पॉपुलेशन को खतरे में डाल रहा है। कारण है क्योंकि जिस मिट्टी की हम बात कर रहे हैं यही सॉइल एक प्रकार से लिविंग लाइफ का काम करती है। ये आज हम जो फूड खाते हैं, जो भी हमारा खाना आता है, वो इस मिट्टी की बदौलत है। जिस दिन ये मिट्टी कंप्लीटली खराब हो जाएगी और उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी जितना होना चाहिए, तो जो पॉपुलेशन है उनकी फीड जो है वो नहीं आ पाएगी। इवन दो जो लोग ये बोलते हैं या ये सोचते हैं कि हम लोग तो नॉनवेज हैं, तो मैं बता दूं कि उन नॉनवेज का फूड भी कहीं ना कहीं अल्टीमेटली आपका वही जो है प्लांट है, और प्लांट की जो मेन ग्रोथ है वो कहाँ से होती है, मिट्टी से होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है? तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि एक मिट्टी का इरोजन या मृदा का अपरदन क्या होता है। जब कोई भी मिट्टी किसी भी जगह से कटकर बह के और वो किसी दूसरी जगह पर चली जाती है और वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाती है, उस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग इरोजन के नाम से जानते हैं या मृदा अपरदन के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपका डेफिनेशन पढ़िए, ए सॉइल लेयर इज कंटिन्यूअसली एक्सपोज्ड टू द एक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्योंकि आपको पता है आज हमारी जो अर्थ है वो बहुत सारी एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज के साथ क्या कर रही है, मिट्टी जो है वो आपकी एक प्रकार से एक्सपोज्ड है, उसके साथ रिएक्ट कर रही है। और उसमें मेनली अगर हम बात करें जैसे विंड एंड वाटर, ये जब मोशन में होते हैं, मूव करते हैं, तो अपने साथ आपके मिट्टी के पार्टिकल्स को भी डिटैच कर लेते हैं, सेकंड ट्रांसपोर्ट करते हैं और दूसरी जगह पर जाकर उनका डिपोजिशन हो जाता है। तो यही आपका मृदा अपरदन है। अब अगर हम बात करें तो नेक्स्ट यहां पर लिखा है द वर्ड इरोजन has been derived from the Latin word erodere which means eating away और टू एक्सकेवेट। अब यहां पर इटिंग अवे का एक प्रकार से एक फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय कर देना, खत्म कर देना। और जो एक्सकेवेट है इसका मीनिंग एक प्रकार से यही किया गया है कि एक्चुअल में ये जो इनिशियल वर्ड है यहां पर वो जियोलॉजी के अंदर यूज किया गया था, जिसके अंदर हॉलो जो टर्म है वो यहां पर जो एक प्रकार से वाटर के द्वारा क्रिएट किया जाता है उससे ही लिया गया है। तो यहां पर ये कह सकते हो कि जो आपका मिट्टी का डिस्ट्रक्शन है, सॉइल का डिस्ट्रक्शन है, उसी के साथ एसोसिएटेड है आपका सॉइल इरोजन। तो आप लोग जानते हैं कि इसके अंदर मिट्टी का ही कंप्लीटली कटाव होता है, मिट्टी बह के दूसरी जगह पे चली जाती है। माइंड में आ रहा होगा कि यार मृदा के एक कटाव होने से कैसे मिट्टी खराब हो सकती है या मृदा का जो अपरदन है वो कैसे नुकसान कर सकता है। तो इसको पूरा समझना पड़ेगा क्योंकि जब आपकी जो मिट्टी यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड की हम लोग बात करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो सरफेस सॉइल पर ही प्रेजेंट होते हैं। अब उस सरफेस सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होने चाहिए थे वो सारे के सारे बह के क्या हो गए, दूसरी जगह पर चले गए। तो अब इसमें जब हम दोबारा क्रॉप को ग्रो करवाएंगे
पाएंगे तो वो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे। एक मिट्टी की फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो इसमें लाखों हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को बनने में, और उस मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं सरफेस सॉइल के अंदर, वो आपका उतना अगर हम बात करें तो अगर लॉन्ग टर्म तक जब उसमें ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, धीरे धीरे बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसमें अकर करती है, तब जाकर वो मिट्टी बनती है। क्योंकि देखो, अगर हम एक डस्ट पार्टिकल की बात करें तो वो आपका मिट्टी से बहुत अलग है, क्योंकि डस्ट पार्टिकल एक प्रकार से नॉन लिविंग पार्टिकल होता है, लेकिन जो हम सोयल की बात करते हैं तो याद रखिएगा ये एक लिविंग पार्टिकल है, एक प्रकार से लिविंग एजेंट है। अब लिविंग एजेंट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसमें ना कि केवल आपके सोयल के पार्टिकल्स और मिनरल प्रेजेंट है, बल्कि इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो कि कॉन्टिन्यूसली उसमें आपका जो है साइकिल में एक प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। एनवायरनमेंट के अंदर नाइट्रोजन है उसको फिक्स कर रहे हैं, सोइल के अंदर और भी बहुत सारी माइक्रोबियल एक्टिविटीज जो है प्रोसेस हो रही है, जिसके साथ आपके न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी, न्यूट्रिएंट का फिक्सेशन और आपका जो है एक प्रकार से ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन, ये सारी एक्टिविटीज वहां पर अकर कर रही हैं। तो आप ये समझकर चलिए कि वो एक पूरा का पूरा एक प्रकार से एक इकोसिस्टम है, और अगर आप उसको ध्वस्त करते हो तो आने वाले टाइम के लिए आप पूरा फूड सिस्टम जो है उसको ध्वस्त कर रहे हो। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ सॉइल इरोजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ सॉइल इरोजन में कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, लेकिन छोटा सा समझने का पार्ट है कि प्री हिस्टोरिक टाइम में कैसे इसका स्टार्ट होता है। वैसे तो जब से हमारी अर्थ बनी है तभी से इरोजन जो है वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, एटमॉस्फेरिक एक्टिविटीज तो अकर करना स्टार्ट कर देगी और उसी के साथ में इरोजन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वहीं अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो, अगर हम कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका लैंड को क्लियर करना स्टार्ट हुआ था। जब हम बात करें तो मान के चलिए एग्रीकल्चर या हम लोगों ने इनिशियल लेवल पर लाइवस्टॉक रेयरिंग के लिए आपके लैंड्स को कल्टीवेशन के लिए क्या करना स्टार्ट कर दिया, जंगलों को साफ करना स्टार्ट कर दिया। तो वहीं से हमारा स्टार्ट हो गया था जो है इरोजन। उसके बाद में सिविलाइजेशन जब हुआ तो ऑब्वियस सी बात है हमें और ज्यादा फॉरेस्ट को काटना पड़ा और उसके साथ में इरोजन और बढ़ा। मिडिल एजेस तक आते आते क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ और उसी के साथ में हम लोगों ने जो लैंड का मैनेजमेंट था वो हमने इनएप्रोप्रिएटली जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके साथ इरोजन और ज्यादा बढ़ा। और नेक्स्ट हम बात करें तो आपका 15th सेंचुरी और 19th सेंचुरी की बात करते हैं, जब कॉलोनियल एरा था, एक प्रकार से ब्रिटिश राज था या फिर पुर्तगालियों का राज था, मुगलों का राज था। तो वो एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में जाते थे, वहां पर अपने जो नीडी क्रॉप थी, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर अंग्रेज लेकर आए थे टोबैको को या फिर टी को, तो अब उन्होंने इन ऐसी कमर्शियल क्रॉप्स को एक्सटेंसिवली ग्रो करवाना स्टार्ट कर दिया और हमारे यहाँ की जो लोकल क्रॉप्स थी उनको ग्रो करवाना बंद कर दिया, और अपने फायदे के लिए उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स को यहाँ पर ग्रो करवाया, जिसकी वजह से आपका लैंड का जो डिग्रेडेशन था वो अगेन आपका डिक्रीज हुआ, ओवर ग्रेजिंग स्टार्ट हुआ। और अगेन यहां पर ये कह सकते हैं कि लार्ज स्केल पर जो लैंड क्लियरिंग हुआ था या फिर जो है एक प्रकार से एग्रीकल्चर का जो और ज्यादा एक्सटेंशन हुआ था, उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हुआ और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी उसी के साथ में स्टार्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, जिसकी हम आज प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्रियल आपका रेवोल्यूशन और आपका 20th जो यहां पर सेंचुरी की बात करेंगे, तो इन दोनों के अंदर मेनली एक प्रकार से मिक्स फॉर्म में आप लोग देख सकते हो कि आज हम लोग कमर्शियल फॉर्म पर एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए आपका अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण जो है बढ़ रहा है। इसी के साथ में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल जो फैक्टर है वो बढ़ रहा है, जंगलों को हम लोग लगातार काटते चले जा रहे हैं, सड़कों को बनाते जा रहे हैं और आपका जो बायोडाइवर्सिटी सिस्टम है उसको हम लोग मिनिमाइज करते जा रहे हैं, जिससे ओवरऑल आप लोग जानते हैं कि यहां पर लैंड का डिग्रेडेशन भी हो रहा है, इरोजन भी बढ़ रहा है, माइनिंग जैसी एक्टिविटीज हम लोग जो कर रहे हैं, इन सब का इंपैक्ट हमारे इरोजन या सोइल के ऊपर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका इरोजन हमारे हो रहा है उसमें मेजर फैक्टर कौन कौन से हैं। तो वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मेजर फैक्टर अगर आप लोग हिस्ट्री से लेके अभी तक देखोगे तो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और मेजर फैक्टर यहां पर है डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज होती हैं उनके द्वारा
द्वारा कोई भी यहाँ पर जो आपका इरोजन अकर कर रहा है, तो एक प्रकार से ह्यूमन से जो रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं उनको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर के नाम से जानते हैं। किस फैक्टर के नाम से जानते हैं? एंथ्रोपोजेनिक, यानी कि ह्यूमन के साथ जो अटैच्ड है, ह्यूमन बीइंग के साथ जो एसोसिएटेड है। अब इसमें सबसे पहले हमारा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि हम लोग जो जंगलों को काटते हैं तो उसके साथ क्या होता है जी, आपको पता है वेजिटेशन कवर हम लोगों ने कम करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो, एक तो रेनफॉल डायरेक्टली आपका सॉइल के ऊपर पड़ेगा और पहले जंगलों के ऊपर था, या प्लांट्स उनको जो है कहीं ना कहीं रिड्यूस कर रहे थे। उसी प्रकार से अगर विंड्स की बात करें तो विंड पहले मूव कर रही थी, और उसके साथ में मिट्टी जो है वो सॉइल के अंदर आपका जो जंगल थे या फॉरेस्ट थे उनके साथ अटैच थी, लेकिन अभी वो एक्सपोज्ड हो चुके हैं। तो उस केस में आपका क्या होगा, धीरे धीरे इरोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो है आपका डिफॉरेस्टेशन, इनके साथ में हम लोग माइनिंग्स को यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जो हम माइनिंग करते हैं आज बहुत सारे मिनरल्स वगैरह को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उस केस में माइनिंग भी इसी के साथ एसोसिएटेड हो जाता है, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन पहले किया जाता है फिर वहां पर आपका माइनिंग स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे वो एक प्रकार से और ज्यादा हम लोग उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, इरोजन को प्रमोट कर रहे हैं। फिर आपका है इम्प्रॉपर लैंड यूज प्रैक्टिसेस। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर भी बोल सकते हैं, साथ में हम लोग जो रोड्स वगैरह आपका बिल्डअप करते हैं। अब देखो, बोलोगे सर रोड्स तो बनाना बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन उनको हम लोग कहीं ना कहीं नेचुरल वे के साथ कुछ और ज्यादा बेटर तरीके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने आज बहुत डिफरेंट वेज के अंदर जो है लैंड यूज प्रैक्टिसेस को काफी हद तक जो है एक प्रकार से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया है लैंड का। तो जिसमें आपका चाहे रोड बिल्डिंग की बात करें, या फिर हम लोग जो बिल्डिंग्स आपकी बनाते हैं, या फिर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम में अर्बनाइजेशन, जो शहरीकरण हमारा बढ़ता चला जा रहा है, हम लोग जो है जंगलों को काटकर अपने घर बनाते जा रहे हैं, तो उनके बीच में भी तो एसोसिएट किया जा सकता है। वहां पर भी तो कहीं ना कहीं हम लोग किसी प्रकार से डेवलपमेंट अगर करना चाहते हैं, तो डेवलपमेंट आपकी नेचुरल या फिर आपके जो रिसोर्सेस हैं, बायो एक प्रकार से जो हमारा स्पीयर है उसको बिना नुकसान पहुंचाए भी तो प्रैक्टिस ये की जा सकती है, डेवलपमेंट की जा सकती है। तो उसके साथ में ओवर ग्रेजिंग, अब देखो कहीं ना कहीं जो आपका रेयरिंग ऑफ एनिमल्स है उसके लिए ग्रेजिंग बहुत जरूरी है। तो ग्रेजिंग जो है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, तो जिसकी वजह से जो घास के मैदान है वो खत्म हो गए। अब घास के मैदान नहीं होगे तो लैंड अगेन एक्सपोज्ड हो गया, और उसमें इरोजन का जो आपका फैक्टर है वो कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है और वो एक्सेलरेट कर रहा है उसको। मॉनसून रेन, अब जो आपकी हैवी मॉनसून रेन्स आती है, या फिर हम लोग जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, ये भी आपके इरोजन को एक्सेलरेट करते हैं। ये मेजर फैक्टर्स हैं जो इरोजन को कॉज करने में आपका कहीं ना कहीं जो है रिस्पॉन्सिबल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल इरोजन इन इंडिया। तो जो इरोजन है आपके इंडिया में कहां कहां और किस प्रकार से है, तो सबसे पहले हम लोग नॉर्दर्न प्लेन की बात करेंगे। तो ये आपका एक प्रकार से इंडो गैंजेटिक रीजन है। इंडो गैंजेटिक मतलब जो आपका गंगा नदी के आसपास का जो रीजन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मेनली इरोजन हो रहा है, आप लोग जानते हैं कि ज्यादातर एक तो यहां पर इंटेंसिव एग्रीकल्चर है, जैसे पंजाब है, हरियाणा है ना, वेस्टर्न यूपी है। तो इस रीजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव फॉर्म में ग्रो करवा रहे हैं। और इसमें मेजरली अगर हम बात करें तो आप लोग मोनोक्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर रहे हो, यानी कि जो हमारा एक मिक्स क्रॉपिंग सिस्टम था या इंटरक्रॉपिंग सिस्टम था, या जो आपका फॉरेस्ट्री और जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक मिक्सिंग यहां पर है, या फिर आपका जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, और हम लोग राइस व्हीट मेजर क्रॉपिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर चुके हैं, जिसकी वजह से आपका जो लैंड है वो क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। तो यहां पर लैंड का जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्रॉप रोटेशन को एक प्रकार से जो है फॉलो करना बंद कर दिया है। यहां पर सिंगल क्रॉप को रोटेशन हम लोग करवा रहे हैं, या फिर केवल एक या दो क्रॉप्स को ही रोटेशन में कंटिन्यूअसली रख रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड के अंदर या आपके जो एनवायरनमेंट के अंदर जो बायोडाइवर्सिटी है वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है, और लैंड जो आपका है वो एक्सपोज होता जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि जो हमारी मिट्टी है, जितना एक्सपोज ज्यादा होगी, जितना उसके ऊपर मोनोक्रॉपिंग जैसी प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाएगा, उतना ही ये इरोजन को और ज्यादा एक्सेलरेट करने का काम करेगा। इसके साथ में नेक्स्ट आता है जी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया। वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का मतलब यहां पर क्या है, ये आपका महाराष्ट्र या फिर एमपी का जो रीजन है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो मेजर सॉइल इरोजन प्रॉब्लम्स है वो एक तो डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का काटना, और दूसरा आपका जो हिली रीजन्स है उनको यहां पर हम लोग खत्म करते जा रहे हैं। और एक प्रकार से वहां पर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपका जो लगातार कहीं ना कहीं देखो कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर सूखा पड़ता है, ड्रोट की समस्याएं आती है, तो बार बार जो क्लाइमेट रेजिलियंसी है वो भी वहां पर रिस्पॉन्सिबल है इरोजन के लिए। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वहां पर जो मेनली आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, जंगलों का काट रहे हो, वो आपका मेजर रीजन है। नेक्स्ट हम ईस्टर्न इंडिया की बात करें तो ईस्टर्न इंडिया में भी आप लोग डिफॉरेस्टेशन को कह सकते हो। डिफॉरेस्टेशन में ईस्टर्न इंडिया का मतलब यहां पर है जो वेस्ट बंगाल का रीजन है, या बिहार का जो रीजन है, या छत्तीसगढ़ का रीजन है। इस रीजन में भी आपको पता होगा पिछले साल भी जैसे छत्तीसगढ़ के अंदर हसदेव जंगल को काटने को लेकर काफी बड़ा आंदोलन हुआ था,
अब आगे भी इसी प्रकार की जो प्रैक्टिसेस है वहां पर चल रही है और जिसकी वजह से इरोजन लगातार बढ़ता जा रहा है। फिर हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें जिसमें आपके 7 सिस्टर स्टेट्स आ जाते हैं और उस रीजन के अंदर भी डिफोरेस्टेशन और शिफ्टिंग कल्टीवेशन ये बहुत बड़ा कारण है इस पर्टिकुलर आपके रीजन के अंदर, और साथ में हैवी मानसून। क्योंकि देखो जब आपका साउथ वेस्ट मानसून आता है तो उस टाइम पर जो आपका ये रीजन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और खासकर माशिन राम है या फिर यहाँ पर मेघालय रीजन है, इस रीजन में बारिश बहुत ज्यादा होती है और बारिश होने के कारण वहां पर इरोजन जो है ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वाटर जितना ज्यादा मूव करेगा एक्सेलरेट जो है वो इरोजन को उतना ही ज्यादा करेगा। और साथ में अगर हम बात करें तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि आप ऐसी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस करते हो जिसके अंदर जंगलों को काटा जाता है, पहले जंगलों को सफाया किया जाता है और फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं उस एरिया में खेती करते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको हम झूमतू खेती के नाम से भी जानते हैं वो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है इसके अंदर इरोजन कोज करने के लिए। और साउदर्न इंडिया में भी अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस और डिफॉरेस्टेशन यहां पर मेजर रीजन है। तो देखो सबसे बड़ा जो मेजर रीजन आपके सामने निकल कर आएगा वो आपका एक तो एग्रीकल्चर और एक डिफॉरेस्टेशन निकल कर आएगा इंडिया के पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो आज प्रेजेंट टाइम में इनको हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिर इनको मैनेज इस प्रकार से करना है कि आपका हम लोग फूड सिक्योरिटी को भी मेंटेन कर सके और आने वाले टाइम के लिए जो आपका एनवायरमेंट एक प्रकार से डिग्रेड होता जा रहा है, सोइल डिग्रेड होती जा रही है, उसको जो है कंट्रोल किया जाए, उसको जो है आपका रोका जाए। अब हम बात करेंगे यहां पर कि जो आपका इरोजन है वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर क्या डिफरेंस हम लोग देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले आप लोग वर्ल्ड को देखिए कि टोटल सरफेस एरिया लगभग 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का है और लैंड एरिया की बात करें तो लगभग आपका 148.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और सोइल इरोजन का जो रेट है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर वो लगभग आपका 2.4 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, यानी कि एक साल में एक हेक्टेयर में लगभग 2.4 टन मिट्टी जो है वो रिमूव हो रही है। लेकिन इंडिया की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव बहुत ज्यादा आगे है क्योंकि हमारी एक आदत है ना कि हम लोग हर जगह पे अपना झंडा गाड़ने की उम्मीद रखते हैं, तो वही बात यहां पर भी हम लोग कर चुके हैं। टोटल सरफेस एरिया 328.72 मिलियन हेक्टेयर एरिया है। कल्टीवेबल कॉमन जो एरिया है वो आपका लगभग 130 या 140 के नियर अबाउट है। लेकिन सोइल इरोजन जो रेट है इंडिया का वो 10 टन पर हेक्टेयर पर ईयर है, यानी कि लगभग आपका अगर देखा जाए तो 4 से 5 गुना हम लोग ज्यादा इरोजन कर रहे हैं। तो सोच सकते हो अगर ये इरोजन इसी प्रकार से कंटिन्यू रहा तो क्या पॉसिबल हो पाएगा कि आने वाले टाइम में हम लोग फूड को ग्रो करवा पाएंगे? क्या पॉसिबल है कि आपका एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी यहां पर मेंटेन रहेगी? क्या पॉसिबल है कि आने वाले टाइम के अंदर फूड सिक्योरिटी को बैलेंस किया जा सकेगा? शायद नहीं। तो वही एक सबसे बड़ा कारण है। और अगर हम बात करें तो इसके रिस्पेक्ट में जो आपके प्रूफ है वो आप लोग देख सकते हो। रिसेंटली अगर हम बात करें तो एज पर द नेस 2010 द एक्सटेंट ऑफ सॉइल इरोजन सोइल लॉस मोर देन 10 टन per hectare per year is in cultivable land of the country was the 92.4 million hectare as assessed by the ICR using the harmonized database, यानी कि डिफरेंट डेटाबेस को यूज करके आपका जो है ICR के द्वारा ये डेटा आपका पब्लिश किया गया। तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि ये आपका जो रेट है वो किस प्रकार से चल रहा है और खासकर कल्टीवेबल लैंड के अंदर ये चीज ज्यादा है। तो अब ये चीज देखने के लायक है कि आने वाले टाइम में क्या होगा, है ना। और इसी के साथ में अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक और देश के अंदर हमारे देश में डिफरेंट रिसर्चर्स जो हैं उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक रिसर्च या एक स्टडी को जो है आपका किया और उस स्टडी के अंदर मेनली जो है जियोस्पेशियल और मॉडलिंग मैपिंग को यूज किया गया था सोइल इरोजन के अंदर इंडिया को देखने के लिए। और अगर हम बात करें तो ये पहली बार इंडिया के अंदर हुआ था कि पैन इंडिया बेसिस पर सोइल इरोजन को आपका क्लासिफाई किया गया था। तो इसमें इस स्टडी के अंदर मेनली जो है काफी शॉकिंग फैक्ट्स जो है नजर आए। उनमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, रिसेंट स्टडी हैज शेड लाइट ऑन द कंसर्निंग स्टेट ऑफ soil erosion across India, revealing the significant challenges and implication of agriculture productivity and environmental sustainability। क्या देखा गया कि इस रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि इंडिया के अंदर सोइल इरोजन का क्या इंपैक्ट है, किस प्रकार से वो हमारी एग्रीकल्चर या फिर बाकी जो एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको इंपैक्ट कर रहा है। द रिसर्चर्स एम्प्लॉयड द रिवाइज्ड यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन, यानी कि इन्होंने किस मेथड को यूज किया तो वो आपका है रिवाइज्ड यूनिवर्सल सोइल लॉस इक्वेशन। और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने सोइल इरोजन को एस्टिमेट किया और the equation consider factor like the predicted crop loss, rainfall, soil erodibility, land management practices, यानी कि यहां पर इस soil loss equation के अंदर अगर हम बात करें
तो कौन कौन से फैक्टर मेजरली जो है ऑब्जर्व किए जाते हैं, तो मेजरली इसके अंदर सबसे पहला तो आपका है कि क्रॉप लॉस यहां पर कितना हो रहा है, प्लस में अगर हम बात करें तो रेनफॉल यानी कि जो फैक्टर आपका है रिस्पॉन्सिबल है इरोजन कॉज करने के लिए। नेक्स्ट है यहां पर सॉइल इरोडेबिलिटी की सॉइल की ससेप्टिबिलिटी कितनी है इरोजन के रिस्पेक्ट में, और लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यानी कि हम लोग इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को मेजर करते हैं। तो भारत के अंदर आज प्रेजेंट टाइम में इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की जाती है, उसका इंपैक्ट क्या है, इसके साथ में यह भी देखा गया कि रेनफॉल कितना इरोजन कॉज करता है, और हमारी जो मिट्टी है वो कितनी ज्यादा ससेप्टिबल है, और इसके साथ में लॉस कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व यहां पर की गई इस पर्टिकुलर आपके रिसर्च के अंदर। तो इसमें देखा गया कि लगभग हमारे देश के अंदर आपका 30% ऑफ इंडियाज लैंड मैसेज इज एक्सपीरियंसिंग माइनर सॉइल इरोजन। अगर हम बात करें तो इंडिया का टोटल यहां पर लगभग 30% जो आपका लैंड मास है उसमें आपका माइनर इरोजन हो रहा है, और 3% एरिया ऐसा है जहां पर कैटास्ट्रोफिक टॉप सॉइल लॉस हो रहा है। अब देखो ये जो कैटास्ट्रोफिक का मतलब है कि बहुत ज्यादा हैवी लॉस होना बहुत ज्यादा खतरनाक है, और ये खतरे की घंटी है, और अगर अभी इसमें कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर शायद फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा आपका ब्लाइंड ही नहीं हो सकता है कि कंप्लीटली खत्म हो जाए, डार्क हो जाए। तो इसमें मेजर आपके जो दो आपके रीजन यहां पर हाईलाइट किए गए हैं, एक ब्रह्मपुत्रा वैली जो कि आसाम के अंदर, और एक आपकी ओडिशा। इन दोनों रीजन के अंदर बहुत ज्यादा इरोजन देखा गया, और दोनों में ही जो रीजन पाया गया वो है एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमन एक्टिविटीज, जैसे कि डिफोरेस्टेशन होना, या हम लोग ये कह सकते हैं कि एक डिस्टर्ब्ड हम लोग जो लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, या फिर यूं कह सकते हो कि जो आपका इरोजन है वो आपका मेनली माइनिंग्स या फिर डिफोरेस्टेशन या फिर हम यूं कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इनके द्वारा ही आपका किया जा रहा है। और कैटास्ट्रोफिक इरोजन का मतलब ये होता है कि जिस रीजन के अंदर 100 टन टॉप सॉइल आपकी जो है पर हेक्टेयर में एक साल में रिमूव हो जाती है। एक साल में 1 हेक्टेयर लैंड से 100 टन मिट्टी का लॉस होना, ये कैटास्ट्रोफिक इरोजन की कैटेगरी में आता है। तो आप लोग देख सकते हो ये एक कैटेगरीज का आपका यहां पर जो है क्लासिफाई किया गया है। माइनर इरोजन वो होता है जब आपका 0 to 5 टन पर हेक्टेयर पर ईयर हो, मॉडरेट होता है 5 to 15 टन पर हेक्टेयर पर ईयर, मेजर होता है 15 to 30, सीरियस में 30 to 50, स्फीयर के अंदर 50 to 100, और कैटास्ट्रोफिक में आता है कि मोर देन 100 टन पर हेक्टेयर पर ईयर जब इरोजन होता है तो उसको यहां पर आपका कैटास्ट्रोफिक की कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि आपका जो मेजर रीजन, अब देखो अगर कैटास्ट्रोफिक इरोजन हो रहा है किसी रीजन के अंदर तो आने वाले टाइम में उस रीजन में कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होगा, और फिर वहां पर आप ये कह सकते हो कि लॉसेस जो है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, और इवन दो जो आपकी एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको रिकवर करना या रीगेन करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको अभी के लिए ही चेताया जा रहा है। इसके साथ में आपका जो अगर अकॉर्डिंग टू हम लोग नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे और लैंड यूज प्लानिंग की बात करें तो लगभग आपका इंडिया की 30% मिट्टी जो है वो क्या हो चुकी है, डिग्रेड हो चुकी है, और इसमें से लगभग 29% मिट्टी ऐसी है जो समुद्र में जा चुकी है, 61% है जो कि आपकी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर चुकी है, और 10% ऐसी है जो कि रिजर्वोयर जैसे कि नदियां, झील, तालाब, इनके अंदर क्या हो चुकी है, डिपॉजिट हो चुकी है एज इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपका एक डेटा है जो कि अलग अलग मतलब एजेंसीज के द्वारा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा जो है इसमें किया गया है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि लगभग कितना एरिया यहां पर डिग्रेड हुआ है इंडिया के अंदर अलग अलग ईयर्स के अंदर। तो ये आपकी डिफरेंट स्टडीज की गई थी, और इन स्टडीज के अनुसार आप लोग देख सकते हो कि कितना एरिया जो है, ये सारी की सारी आप लोगों को पता होना चाहिए, ऑथोराइज्ड एजेंसीज हैं जिनके द्वारा ये सारा का सारा असेसमेंट किया गया है। तो आप लोग देख सकते हो ये आपके डिफरेंट ईयर्स और उनकी जो है असेसमेंट के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, और ये मेरा डेटा नहीं है, आप लोग आज भी पीआईबी की रिपोर्ट जो है देख सकते हो, जो मैंने पहले आपके साथ शेयर किया था वही उसी की रिपोर्ट के अंदर फर्दर ये जो है डेटा आपका मेंशन किया गया है। ठीक है, 2022 के अंदर ही ये रिपोर्ट मतलब पीआईबी की पब्लिकेशन हुई थी, और उसी के अकॉर्डिंग मैं ये डेटा आपके सामने शो कर रहा हूं। तो मतलब लेटेस्ट है, कोई ज्यादा आपका लेट नहीं है। अब हम बात करें तो इससे मतलब नुकसान क्या हो रहा है, हमारे इंडिया के ऊपर क्या इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो कि चैलेंजेस जो है वो सोइल हेल्थ के रिगार्डिंग क्या है। तो पहला आपका है ऑर्गेनिक मैटर, आपका जो है ऑर्गेनिक कार्बन जो है इंडिया के अंदर क्या होता जा रहा है, सोइल के अंदर
अंदर लेस होता जा रहा है। मतलब जो आपका सोइल ऑर्गेनिक कार्बन है हमारी इंडियन सोइल में काफी डेफिसिट है। एक्चुअली तो कोई भी जो सोइल है उसमें 5% होना चाहिए, लेकिन इंडिया के अंदर पिछले 70 साल के अंदर 1% से 0.3% हो चुका है। और इसमें नेहरू जी जिम्मेदार नहीं है, ध्यान रखिएगा, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। किसी एक की जिम्मेदारी को ठहरा देने से आपका गलतियां यहां पर खत्म नहीं हो जाती, हमें आगे स्टेप लेना पड़ेगा, तभी उस चीज को शायद हम लोग रिकवर कर पाएंगे। समझ में आ गया? तो ऑर्गेनिक मैटर का देखो, ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है? ऑर्गेनिक मैटर एक तो सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, उसकी इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सोइल के अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज है उनको इंप्रूव करता है। इवन दो सोइल के अंदर जो आपका न्यूट्रिएंट बैलेंस है उसको मेंटेन करता है, सोइल का पीएच बैलेंस करता है। तो आपका यहां पर ऑर्गेनिक मैटर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करता है मिट्टी के अंदर। और अगर वो आपका अमाउंट धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है तो उस केस के अंदर वहां की सोइल का डिग्रेडेशन पॉसिबल है और वहां की जो सोइल की लिविंग लाइफ है वो एक प्रकार से खत्म होना स्टार्ट हो सकती है। और न्यूट्रिशन जो इंबैलेंस है वो तो डेफिनेटली हमें देखना पड़ेगा। और इसके साथ में आपका जो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन है वो हमें ऑब्वियसली बात है ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। फिर हमारी बारी आती है जी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। तो मैंने अभी आपको बताया कि न्यूट्रिएंट आपके डेफिशिएंट हो गए, चाहे इसमें नाइट्रोजन की बात करें, फास्फोरस की बात करें, पोटेश की बात करें, जिंक की बात करें, बोरॉन की बात करें, आयरन की बात करें, तो ये आपके ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो आज इंडियन सोइल में काफी ज्यादा डेफिसिट है। और उसकी बदौलत ऐसी है कि हम लोगों को आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर करना पड़ता है, जिसकी वजह से फार्मर की इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है और साथ में अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की जो बर्डन है सब्सिडी के ऊपर वो भी बढ़ रही है। अगर आप लोगों ने मेरा सेशन नहीं देखा है न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी, तो मैंने कल ही आप लोगों के लिए अपलोड किया था, उस सेशन को जरूर देखिएगा कि किस प्रकार से आज इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक हैवी सब्सिडीज की फॉर्म के अंदर फिस्कल जो बजट है वो आपका अनाउंस करना पड़ता है और देश के ऊपर कितना इकोनॉमिक बर्डन उससे बढ़ता चला जा रहा है। तो यहां पर ये जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं वो हमें ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, इनके ऊपर रिलायंस हमें ज्यादा करना पड़ता है। फिर आपकी बारी आती है जी वाटर मैनेजमेंट इश्यूज। ऑब्वियस सी बात है, अब आपका जो हम लोगों ने पेस्टिसाइड या फिर जो फर्टिलाइजर अप्लाई किए हैं ये मिक्स होकर, ये लॉस होकर कहां जाएंगे? वाटर बॉडीज में जाएंगे। साथ में आपके केमिकल जो हार्मफुल वहां पर जाएंगे तो वाटर भी आपका पॉल्यूट होगा, प्लस में वहां की जो लाइफ है वाटर की वो भी आपकी खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। वाटर प्रॉपर्ली आपकी सॉइल के अंदर स्टोर नहीं हो पाएगा और एज वेल एज वहां का जो इकोसिस्टम है, एनवायरमेंट है, वाटर एनवायरमेंट है, वो भी आपका पॉल्यूट होगा, वो भी डिस्टर्ब होगा। और ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि आपका इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस होगा और वहां पर आपका जो है एक प्रकार से सैलिनाइजेशन या फिर ओवर इरिगेशन, ये जो फैसिलिटीज हम लोग करते हैं या ये जो प्रैक्टिसेस करते हैं जिसके अंदर आपका ज्यादा पानी को यूज करना, ज्यादा इरिगेशन करना या फिर वाटर लॉगिंग कंडीशंस क्रिएट होना, तो इनकी वजह से भी ये चीजें आपकी हो जाती है। और इवन दो सॉइल की फर्टिलिटी के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करें तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब देखो आप लोग ये भी जानते हो कि लैंड जब डिग्रेड हो जाएगा, एनवायरमेंट पॉल्यूट हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, आने वाले टाइम में फूड सिक्योरिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा और साथ में आपका जो लैंड है, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर ये है कि भाई जो हमारा इंडिया के अंदर लैंड होल्डिंग साइज है वो काफी कम है और लैंड होल्डिंग साइज कम होने के कारण फार्मर जो है वो एडवांस इक्विपमेंट या एडवांस रिसर्च टेक्नोलॉजीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। और खासकर अगर हम बात करें तो इंडिया का लगभग एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है? 1 to 1.21 हेक्टेयर। और ये आपका डेटा पुराना है लेकिन अभी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो कितना है? 0.8 हेक्टेयर। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि आज की स्थिति हमारी क्या हो चुकी है। तो अगर यही चीज, यही हालात रहते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्या आपके लैंड को मैनेज करना और सॉइल को, इरोजन को कंट्रोल करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट के अंदर जिसमें हम लोग फोकस करेंगे कि भाई आपका कैसे हम लोग इरोजन को देख सकते हैं या कैसे हम लोग इरोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आपका एक तो जो इरोडेड सॉइल होगी उसके अंदर क्या होगा, आपके जो सेडिमेंट्स होंगे वो एक तो दूसरी जगह पर जाकर डिपॉजिट होंगे। अब ये जो सेडिमेंट्स है या सैंड है वो कहां पर एक्यूमुलेट हो सकते हैं? रिवर के बेसिन में आपके, ठीक है, या फिर जो लो लाइंग एरिया होते हैं वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भाई यहां से मिट्टी बह के यहां पर आपकी आ चुकी है। तो ये हमारा, तो मतलब आइडेंटिफिकेशन का मतलब है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इरोजन हो रहा है, इरोजन हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो उसमें सबसे पहला है आपका कि इरोडेड सॉइल हमें देखकर पता चल सकता है। दूसरा गलीज और रील्स, आपने देखा होगा कि भाई जहां पर इरोजन होता है वहां पर आपके जो है एक ट्रेलिंग जो है ग्रूव्स से बन जाते हैं। आपने देखा होगा इस प्रकार से जो है बहुत सारे ग्रूव्स से बन जाते हैं, तो उनको हम लोग देखकर, अब ये ग्रूव अगर लाइट है तो रील्स हैं और अगर बहुत ज्यादा डीप है तो उनको हम लोग गलीज बोलते हैं। सेडिमेंटेशन, जो आपका रिवर्स के बेसिन के अंदर या फिर कोई भी वाटर बॉडीज के जो रनिंग वाटर बॉडीज हैं उनके बेसिन के अंदर सेडिमेंटेशन डिपॉजिट होगा तो उसके साथ में क्या होगा, वो वाटर को भी पॉल्यूट करेगा। साथ में हमें ये भी पता चलेगा कि भाई धीरे धीरे ये सेडिमेंटेशन बढ़ रहा है तो वो आपका जो वाटर का कैरिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे उसकी कम होना
स्टार्ट हो जाती है। और प्लस में आपका यहां पर बात कर सकते हैं लॉस ऑफ टॉप सॉइल, जो ऊपर की मिट्टी है वो बह के आपकी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, जिससे हमारा जो सॉइल की फर्टिलिटी है, नेचुरल फर्टिलिटी है, वो लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं सीट इरोजन। सीट इरोजन भी कहीं ना कहीं दोनों के साथ एसोसिएटेड है, कोई अलग नहीं है, क्योंकि सीट इरोजन का मतलब ही ये होता है कि जो मिट्टी आपकी टॉप सॉइल है वो आपका लॉस होना। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बेयर सॉइल आर द एक्सपोज्ड एंड बेयर सॉइल डिवॉइड ऑफ द वेजिटेशन। अब देखो बेयर सॉइल का मतलब है ऐसी मिट्टी जो कि उसके ऊपर कोई भी वेजिटेशन कवर प्रेजेंट नहीं है। अब देखो अगर कोई मिट्टी है और उसके ऊपर कोई भी वेजिटेशन कवर नहीं है तो क्या होगा, धीरे धीरे वो आपकी ज्यादा एक्सपोज होगी, रेन जैसे ही ड्रॉप उसके ऊपर पड़ेगी या फिर आपका पानी बह के वहां से आएगा तो क्या होगा, अब उसके ऊपर कोई स्टॉपेज प्रेजेंट नहीं है, कोई प्लांट नहीं है, कोई वेजिटेशन नहीं है, तो धीरे धीरे वो मिट्टी भी कटाव होना स्टार्ट हो जाएगा और वहां से इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपकी बारी आती है जी चेंज इन द लैंडफॉर्म एंड लैंडशेप। अब आप लोगों ने देखा होगा कि लगातार जब इरोजन होता है तो जो आपके हिली एरियाज होते हैं या फिर जो वहां जहां पर स्लोप ज्यादा होता है वहां की जो टोपोग्राफी होती है, वहां की जो शेप होती है वो धीरे धीरे चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इरोजन के साथ जब मिट्टी बह के आती है तो टोपोग्राफी चेंज हो जाएगी। और नेक्स्ट हम बात करें तो लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी। ऑब्वियस सी बात है भाई, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अब देखो सॉइल से जब न्यूट्रिएंट लॉस हो चुका है, टॉप सॉइल जब रिमूव हो चुकी है तो ऑब्वियस सी बात है उसके साथ हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि मेजर फैक्टर प्रोडक्टिविटी के अंदर कहीं ना कहीं फर्टिलिटी आता है। सॉइल फर्टिलिटी का मतलब होता है सॉइल का न्यूट्रिएंट स्टेटस कैसा है, और सॉइल की प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है सॉइल के अंदर आपके जितने भी पैरामीटर होने चाहिए एक प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए, इफेक्टिव यील्ड के लिए, वो सारे फैक्टर उसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। उसमें यील्ड भी आएगा, सॉइल वाटर भी आएगा, सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन भी आएगा, सॉइल के अंदर माइक्रोऑर्गेनिज्म्स भी आएंगे, हर प्रकार से जितने भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक प्लांट को प्रोड्यूस करने के लिए वो सभी उसमें आ जाते हैं। तो इसका मतलब आपकी फर्टिलिटी रिड्यूस हुई तो प्रोडक्टिविटी में भी लॉस होगा। और नेक्स्ट है सॉइल क्रैक्स। अब आप लोगों ने देखा होगा सॉइल के ऊपर क्रैक्स या फिर आपके फिजल्स जो है फिजर्स आपके बन जाते हैं, तो वो आपका एक प्रकार से कहीं ना कहीं इरोजन को प्रमोट करते हैं। जब आपने देखा होगा कि सॉइल आपकी कॉम्पैक्ट जब होती है तो सॉइल के ऊपर बहुत सारे क्रैक्स आ जाते हैं, और उन क्रैक्स से आपका जब पानी गुजरता है तो वो मिट्टी अपने साथ में बह के और ज्यादा लेकर जाता है। और साथ में है इरोजन इंक्लूड द लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट। अब यहां पर है कि इरोजन जो है उसके अंदर लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट जो है ऑब्वियस सी बात है होने वाला है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि सॉइल के अंदर जो इरोजन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, कौन कौन से मेथड फॉलो किए जाते हैं। तो सबसे पहले है इरोजन प्लॉट। देखो स्मॉल प्लॉट जो है वो आपके लगाए जाते हैं, मैं आगे आपको इमेज दिखाता हूं, और उन प्लॉट्स को आपका एक प्रकार से डिवाइड कर दिया जाता है, और फिर उसमें से जितनी भी मिट्टी बह के आती है फिर उसको कलेक्ट कर लिया जाता है और उसमें आइडेंटिफाई किया जाता है भाई कितना इरोजन इस मिट्टी से हो रहा है, इस प्लॉट से हो रहा है, और उसके बेस पे सर्वे किए जाते हैं। सेकंड आपका आता है रिमोट सेंसिंग। आजकल आपको पता है सैटेलाइट है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, जीआईएस है, जीपीएस है, इनको यूज करते हुए क्या करते हैं आपके डिफरेंट एरियाज को देखते हैं कि उस एरिया में कितना पहले के मुकाबले अभी इरोजन बढ़ा है, और उसके अकॉर्डिंग वहां पर प्रिकॉशंस या फिर जो आपकी लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उनको फॉलो किया जा सकता है ताकि इरोजन को रिड्यूस किया जा सके। और नेक्स्ट आपकी बारी आती है जी इरोजन मॉडल्स थ्योरी। तो जैसे यहां पर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अभी रिसेंटली रसल मॉडल को फॉलो किया गया था आपकी उस रिसर्च और स्टडी के लिए जो इंडिया में की गई थी। इसी प्रकार से डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके यूनिवर्सल मॉडल्स होते हैं सॉइल लॉस इक्वेशन को मेजर करने के लिए, तो वो आपके मॉडल्स को फॉलो किया जाता है। और नेक्स्ट आपका है सॉइल इरोजन सर्वे। तो फील्ड सर्वे किए जाते हैं ऑन साइट, डिफरेंट जो आपकी साइट्स होती हैं उनके ऊपर जाकर कि उस पर्टिकुलर रीजन में पहले कंडीशन क्या थी, अभी कंडीशन क्या है, न्यूट्रिएंट लॉस कितना हुआ है, मिट्टी का इरोजन कितना हुआ है, ये सारी चीजें आपकी इसके अंदर ऑब्जर्व की जाती हैं। अब अगर हम बात करें तो ये आपका सॉइल का इरोजन प्लॉट है, जिसके अंदर आप लोग देख सकते हो भाई ये प्लॉट आपका पर्टिकुलरली डिवाइड कर दिया गया और इस प्लॉट से इसको सेपरेट कर दिया गया है। अब इस प्लॉट में से कितनी मिट्टी बह के या फिर कितना इरोजन यहां पर हो रहा है, तो वो चीज आपकी यहां पर ऑब्जर्व की जा रही है। तो ये आपका क्या है, इरोजन प्लॉट्स होते हैं। इसके बाद में सेकंड नंबर आता है रिमोट सेंसिंग। तो जैसे आप लोग देख सकते हो भाई एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, और उसमें आपका आइडेंटिफाई किया जाता है कि भाई कितना रीजन है इसमें जो आपका बहुत ज्यादा मतलब कैटास्ट्रोफिक वहां पर इरोजन हो रहा है, कौन सा रीजन है जहां पर माइनर इरोजन हो रहा है, कौन सा रीजन है जहां पर मेजर इरोजन हो रहा है। तो ये आपकी एक प्रकार से सैटेलाइट और फिर जीपीएस या जीआईएस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये प्रैक्टिस आपकी अडॉप्ट की जाती है। उसके बाद में जो मॉडल मैंने आपको बताए थे, जैसे यहां पर आप लोग देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स हैं जिनको फॉलो आपका किया जा सकता है आपका इरोजन को ऑब्जर्व करने के लिए या फिर इरोजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये आपकी फील्ड विजिट्स हैं और वहां पर सर्वे किए जा रहे हैं, जिस रीजन में इरोजन हो रहा है उस रीजन में जाकर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस को देख सकते हो कि की जा रही है, और सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं तो क्या इंपैक्ट पड़ा उसका। ठीक है, तो ये आपका यहां पर है। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट आपका कि सॉइल के अंदर इरोजन की प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले यहां पर सॉइल
इरोजन प्रोसेस का मतलब क्या है। देखो इसमें मेनली दो फेज आते हैं और एक तीसरा फेज भी हम लोग ऐड करते हैं। देखो सबसे पहले तो दो फेज का मतलब क्या है। पहला फेज यहां पर क्या होता है कि देखो भाई, अब आपका कोई भी पर्टिकुलर चीज है, जैसे फॉर एग्जांपल हम इरोजन की बात करते हैं, तो इरोजन का मतलब हम यही समझते हैं ना कि भाई जो यहां पर एक मिट्टी का आपका पार्टिकल था और ये जो है आपका क्या हुआ, सबसे पहले देखो ये अगर यहीं पड़ा रहेगा और यहीं पर अगर प्रेजेंट है और इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, तो ये कोई भी प्रकार का इरोजन नहीं है। लेकिन क्या हुआ, इसके ऊपर जैसे पानी, आपका वाटर या आपकी विंड है ना, इनको हम लोग फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। और ये फैक्टर क्या करते हैं, जैसे ही इस पार्टिकल के साथ टकराएंगे है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको लूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पार्टिकल्स, क्योंकि अब देखो सॉइल पार्टिकल्स आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं। तो अगर यहां पर ये फोर्स आपका स्ट्रोंग हुआ, ये फोर्स क्या हुआ, स्ट्रोंग हुआ, तो ये क्या कर देगा, इस मिट्टी को ब्रेक कर देगा, डिटैच कर देगा। और जैसे ही ये पार्टिकल डिटैच हुआ, अब इस पर्टिकुलर आपके यहां पर सोर्स के लिए उस डिटैच्ड पार्टिकल को आगे मूव करना आसान हो जाता है। अगर वो आपका विंड है तो वो बहा के अपने साथ में हवा के साथ ले जाएगा, और अगर पानी है तो वो अपने साथ में बहा के ले जाएगा। लेकिन अब जो पानी और यहां पर जो सॉइल है या आपकी जो विंड और सॉइल है, अगर ये कितने ज्यादा अपने आप में इरोजन हो पाएगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। देखो पहला फैक्टर होता है इरोजिविटी। ये इरोजिविटी क्या होती है, इरोजिविटी का मतलब है कि जो आपका इरोजन फैक्टर है, जो भी इरोजन कोज कर रहा है, जैसे पानी है, हवा है, जिसकी वजह से या जिसके साथ में मिट्टी बह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रही है, उस फैक्टर की कितनी कैपेबिलिटी है, वो इरोजन कोज कितना कर पाएगा। जैसे कोई पर्सन है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो वीक को मारता है, तो जैसे मान के चलिए उसकी स्ट्रेंथ कितनी है भाई, वो कितनी उसको जो है मार सकता है। अब जो आगे वाला पर्सन है वो भी अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो उस केस में क्या होगा, वो नहीं मार पाएगा उसको। लेकिन अगर वो वीक हुआ तो उसको मार देगा। तो यहां पर उसकी स्ट्रेंथ शो कर रही है कि आपका जो इरोजन फैक्टर है उसकी इरोजन करने की कैपेबिलिटी कितनी है। और जो आपका दूसरा फैक्टर यहां पर होता है उसको हम बोलते हैं इरोडिबिलिटी। ये इरोडिबिलिटी का मतलब होता है कि जो फैक्टर आपका इरोजन कोज हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे मिट्टी का इरोजन हो रहा है, तो मिट्टी कितनी ज्यादा ससेप्टिबल है। अब मान के चलो कोई पर्सन किसी को मार रहा है, अब भाई मारने वाला स्ट्रांग है, तो उस केस में वो जो मार खा रहा है वो बोल रहा है भाई मार दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बहुत कमजोर है बेचारा। और दूसरा कोई ऐसा है जो थोड़ा सा स्ट्रांग है, वो उसके अगेंस्ट में वहां पर आपका रिजिड है, वो रेजिस्टेंट है, वो बोल रहा है कि ऐसे कैसे मार दोगे भाई मेरे को। तो वही वाली बात है, ये यहां पर इरोजन अगर कोज करने के लिए रेडी है, वो बोल रहा है कि भाई मेरे को इरोजन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है किसके साथ, इरोडिबिलिटी के साथ। और जो आपका यहां पर इरोजन कॉजिंग एजेंट है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है इरोजिविटी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, इस पार्टिकल का डिटैचमेंट होगा, फिर ये पार्टिकल आपका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, और ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब वो कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा, कहीं पर जाकर वो आपका सस्पेंड हो जाएगा, कहीं पर जाकर वो आपका एक प्रकार से अक्यूमुलेट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं डिपोजिशन। तो एक प्रकार से तीन यहां पर प्रोसेस हुई, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ ए सॉइल पार्टिकल, जिसको हम लोग सेडिमेंट के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहां अगर हम बात करें तो आपका जो प्रोसेस है इसको आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। सबसे पहले मिट्टी का क्या हुआ, डिटैचमेंट। अब इसमें जो सोर्स ऑफ एजेंट है जो कि यहां पर इरोजन कोज कर रहे हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो वाटर हो सकता है, या विंड हो सकता है, या ग्लेशियर हो सकता है, ठीक है। ग्लेशियर जब पिघलते हैं या मूव करते हैं, या आपके आइस जब मेल्ट होती है, ठीक है ना, तो इसमें हमारा वाटर में आपका रेनफॉल भी आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो यहां पर इसमें क्या होगा, सबसे पहले डिटैचमेंट होगा, जो पार्टिकल्स थे वो क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और ये पार्टिकल जब डिटैच हो जाएंगे तो क्या करना स्टार्ट कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और फिर आपका डिपोजिशन, कहीं पर जाकर उनका डिपोजिशन हो जाएगा। और फिर हमारी बारी आती है जी इसके अंदर कि नेक्स्ट आपका मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन। तो आपका वाटर इरोजन का यहां पर मैकेनिक्स क्या है तो मैंने आपको समझा दिया। तो सबसे पहले क्या है, डिटैचमेंट और लूजनिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल, ठीक है। अब वो किसी के द्वारा है, चाहे फ्लोइंग वाटर है, या फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑफ टॉप सॉइल है, या फिर आपका इंपैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन ड्रॉप्स है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे ही यहां पर आपका बारिश की बूंद इसके ऊपर पड़ी है तो आपका सॉइल का पार्टिकल्स क्या हो गया, बिखर गया, टूट गया, और उसके साथ में क्या हो गया, अब ये पानी के साथ बह के क्या करेगा, आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसको हमने क्या बोला, ट्रांसपोर्टेशन। पहले ये पार्टिकल टूटा तो क्या हुआ, डिटैचमेंट, और आगे आपका मूव कर
करके डिपॉजिट हो गया तो इसको हमने क्या बोल दिया, डिपोजिशन। समझ में आ गया? तो अब इसको ये समझ सकते हो कि पहले आपका सोइल का पार्टिकल क्या होता है, लूज होता है। अब ये मेनली पानी के, बहते हुए पानी के साथ, और साथ में आपका जो टॉप सोइल होती है उसमें जो फ्रीजिंग और आपका जो एक प्रकार से सॉरी आपका स्वेलिंग और जो यहां पर श्रिंकिंग होता है उसके साथ भी इरोजन प्रमोट होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सोइल पार्टिकल्स एंड देयर आफ्टर डिपोजिशन ऑफ ए ट्रांसपोर्टेड पार्टिकल। ठीक है, चलिए फिर यहां पर बारी आती है जी आपकी कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अब देखो कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें ज्यादा मैं आपके साथ टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा। तो सॉइल इरोजन के जो कारण है वो हमारे पहले वाले ही यहां पर भी आपके एक प्रकार से लागू होते हैं। अब आपका है कि सॉइल का इरोजन का टाइप कैसा है। तो भाई टाइप ऑफ इरोजन डिपेंड करता है आपके कई फैक्टर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखते हैं कि जो अकॉर्डिंग ऑफ ओरिजन की, ओरिजन कहां से है। तो देखो इसमें दो आपके डिफरेंट डिफरेंट इरोजन हम लोग पढ़ते हैं, एक जियोलॉजिकल इरोजन है, एक आपका एक्सेलरेटेड इरोजन है। देखो जियोलॉजिकल इरोजन का मतलब होता है, जैसे अगर हम नॉर्मल मतलब एनवायरनमेंट की बात करें, सोच के देखो कि जंगल आपके बहुत सारे हैं और बहुत सारी वेजिटेशन है। अब ये जंगल, ये वेजिटेशन क्या करती है, मिट्टी को बाइंड करके रखती है, इरोजन नहीं होने देती। लेकिन फिर भी क्या होता है, जब हैवी रेन होती है तो जो आपका अंडर द सोइल है उसके अंडर में क्या होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। जैसे हम अंडर द वेजिटेशन की बात करें तो उस केस में वहां से थोड़ा बहुत आपका जो सोइल का पार्टिकल्स है वो आपके बारिश के साथ, पानी के साथ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और उस इरोजन को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजिकल इरोजन, जो कि नेचुरल इरोजन होता है। और ये आपका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा लॉस कोज नहीं करता। लेकिन एक्सेलरेटेड इरोजन में क्या होता है कि हमने क्या किया, खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जंगलों को काट दिया, यानी कि डिफॉरेस्टेशन कर दिया, और उसके बाद हमने वहां पर एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया। हमने वेजिटेशन तो ग्रो करवाया, लेकिन क्या हुआ, हमने जो उसकी नेचुरल कैपेसिटी थी उसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब क्या है, उसका जो सोइल का पार्टिकल्स है या सोइल है उसको हमने ज्यादा एक्सपोज कर दिया। अब उसकी जो इरोजन की होने की कैपेबिलिटी है, जो हम ससेप्टिबिलिटी के नाम से जानते हैं या हम उसको इरोडेबिलिटी के नाम से जानते हैं, वो ज्यादा यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ चुकी है। तो उस केस में क्या होगा, अब धीरे धीरे वहां पर इरोजन आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और धीरे धीरे एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जिसके अंदर इरोजन कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे आज हमारे इंडिया के अंदर कैटास्ट्रोफिक रीजंस के अंदर हो पा रहा है। समझ में आ रहा है? चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर आपका इरोजन बेस्ड जो एजेंट होते हैं, कि अब देखो वो तो था कि आपका ओरिजिन कहां से है, लेकिन ये जो आपका इरोजन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है कि एजेंट कौन कौन से हैं। तो जैसे यहां पर वाटर इरोजन है, तो मतलब पानी अगर किसी प्रकार से भी इरोजन कोज करता है, पहला हो सकता है बारिश की बूंद जब आती है, दूसरा हो सकता है जैसे आप नदी एक कहीं भी बह रही है तो उसके साथ में जो किनारे होते हैं वो कटना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर जो आप लोगों ने कई बार खेतों में सिंचाई करते हो, इरिगेशन करते हो, तो क्या होता है कि जो इरिगेशन चैनल होते हैं उनके अंदर आपने कई बार देखा होगा कि पानी कहीं से एक बीच में से मूव कर जाता है और फिर पूरे की पूरी उस एरिया को मतलब बहा के ले जाता है। ठीक है, तो ये जो आपके इरोजन है उसमें वाटर आपका कहां पर मूव कर रहा है, किस रीजन में आपका लोकेटेड है, किस प्रकार से वो बह रहा है, इन सब के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन इसमें जो इरोजन का मेन कोज है वो कौन है, आपका पानी है। समझ में आ गया? दूसरा, अब यहां पर हम लोग पानी की बात करेंगे, किसकी, विंड की। अब विंड की स्पीड जो है, अच्छा यहां भी आपकी जो वाटर की स्पीड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका लैंड कहां पर वाटर इरोजन हो रहा है, अगर ये आपके हिली एरियाज में हो रहा है या फिर प्लेन लैंड के ऊपर हो रहा है, ये बहाव कितना तेज है, स्पीड कितनी है पानी की, इस सबके साथ यहां पर ये भी बात करेंगे हम लोग कि विंड की जो स्पीड होती है वो भी कितनी होती है, इसके ऊपर भी बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा है, विंड की स्पीड कम है, तो उससे भी इरोजन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। अगर विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो भी इरोजन ज्यादा होगा, अगर कम होती है तो इरोजन कम होगा। इसी के साथ में वहां पर वेजिटेशन कवर कितना है ये भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये सब चीजों के साथ साथ हमारा जो इंपैक्ट है कि कैसे वहां पर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये भी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। अब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका यहां पर दो और हैं, एक ग्लेशियर इरोजन है और एक आपका यहां पर है ग्रेविटेशनल आपका इरोजन। देखो ग्लेशियर इरोजन का मतलब है कि जब ग्लेशियर्स आपके कई बार मेल्ट होते हैं, जो हाई एल्टीट्यूड्स पर प्रेजेंट होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि अपने साथ वो सॉइल के पार्टिकल्स को भी धीरे धीरे ले आते हैं। तो जैसे आपका आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से क्या होगा कि जो आइस के जो बड़े बड़े क्यूब्स हैं वो बहना स्टार्ट कर देते हैं, और जब नीचे आते हैं तो साथ में भाई अगर कोई रोक है, कोई आपका वहां पर जो हार्ड पार्टिकल्स हैं उनको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो नीचे लेकर आएगा, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर प्रेजेंट है और वहां से मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड भी बहुत
बहुत ज्यादा होगी और फोर्स भी ज्यादा लगेगा, तो ऑब्वियस ही बात है। फिर आपका है ग्रेविटेशनल इरोजन। तो कई बार क्या होता है कि ये आपका ये कह सकते हो कि मतलब एक सिंगल मतलब फिनोमिना नहीं है, डायरेक्ट फिनोमिना नहीं है, इसमें जस्ट ये कह सकते हो कि कई बार जो है मतलब डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर जो आपके क्रिएट हो जाते हैं, जैसे लैंडस्लाइड्स आपके हो जाते हैं कई बार, जो है मिट्टी जो है जैसे फॉर एग्जांपल कोई बड़ा एक पहाड़ सा था और यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कोई पार्टिकल अटका हुआ था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने या ह्यूमन बीइंग की कोई एक्टिविटीज की वजह से हमने रोड बना दी यहाँ पर, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा ना सड़कों के साथ से यहाँ पर मिट्टी बह के नीचे आ जाती है, पूरी की पूरी रोड ब्लॉक हो जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि कई बार यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो आपके, क्योंकि देखो अब उसको कोई स्पेस नहीं मिल रहा, कोई जगह नहीं मिल रही वहां पर वो अटक सके, तो पूरा का पूरा वो मिट्टी बह के नीचे आ रही है, उसको हम लोग बोलते हैं आपका एक्सेलरेटेड एक प्रकार से ग्रेविटेशनल इरोजन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहां पर कि आपके फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं इरोजन को। तो उसमें सबसे पहले आपका है क्लाइमेटिक फैक्टर, दूसरा है टेम्परेचर, तीसरा है टोपोग्राफिक फैक्टर, चौथा आपका है सॉइल, पांचवा आपका है वेजिटेशन और लास्ट में आपका है बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। तो देखो सबसे पहले क्लाइमेटिक फैक्टर, तो देखो ऑब्वियस सी बात है वेदर और क्लाइमेट की जो एक्टिविटीज हैं, चाहे उसमें हम टेम्परेचर की बात करें या फिर हम लोग यहां पर आपका जो है एक प्रकार से विंड की बात करते हैं या ह्यूमिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी तो उतना नहीं है लेकिन रेनफॉल है ना, आपका टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि देखो इससे क्या होता है आपका, आपने पढ़ा होगा कि हमारी जो मिट्टी है उसका जो फॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो उसमें आपने जो है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेसेस के अंदर पढ़ा होगा कि वेदरिंग होती है। तो वेदरिंग के अंदर टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वेदरिंग का मतलब ही ये होता है कि मिट्टी का ब्रेक होना, है ना। तो उस वेदरिंग प्रोसेस के अंदर आपका टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इसके अलावा हमारा जो रेनफॉल, ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आइस, आपका जो अल्टरनेट स्वेलिंग एंड वेटिंग, क्योंकि अब देखो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है, तो उसके साथ में जो स्वेलिंग और वेटिंग होती है, ठीक है, ये सारी प्रोसेस यहां पर क्या करती है, इंपैक्ट करती है। जो इवेपोरेशन है, ट्रांसपिरेशन है ना। इसके साथ में आपका है टोपोग्राफिकल फैक्टर, मतलब आपका टोपोग्राफी कैसी है उस रीजन की, अगर हम बात करें तो टोपोग्राफी कैसी है, हिली एरियाज है या फिर वो आपका एक डेजर्ट लैंड है या फिर आपका वेजिटेशन कवर वहां पर कैसा है, ये सब के ऊपर भी आपका इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर हिली रीजन्स है तो वहां पर इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। और नेक्स्ट आपका है सॉइल, मिट्टी। अब देखो मिट्टी के अंदर अगर हम बात करें तो आपकी जो क्ले सॉइल है वो बाइंड ज्यादा होती है, स्ट्रांगली हेल्ड होती है। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका जो क्ले सैंडी सॉइल है उसमें क्या होता है कि पार्टिकल्स आपके सिंगल ग्रेन होते हैं, तो वहां पर आपका विंड इरोजन ज्यादा होता है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करें तो वेजिटेशन, अब देखो फील्ड के ऊपर कितनी वेजिटेशन कवर है, अगर वेजिटेशन कवर ज्यादा है तो उतना ही इरोजन कम होने के चांसेस होंगे, क्योंकि जो आपकी रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वेजिटेशन की, वो उसको बाइंड करके रखती हैं और इरोजन को कम कर देती हैं। और नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सॉइल इरोजन। तो इसमें आपका क्या है, देखो यहां पर सॉइल इरोजन को बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे यहां पर हम लोग ओवरग्रेजिंग करते हैं या फिर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं तो इससे भी इंपैक्ट पड़ता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ओवरग्रेजिंग करते हैं तो लैंड को एक्सपोज कर रहे हैं और वो ज्यादा वहां पर इरोजन हो जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें तो आपका कल्टीवेशन प्रैक्टिस है उसमें मोनोक्रॉपिंग कर रहे हैं, अगर वहां पर आपकी मल्टी क्रॉपिंग नहीं की जा रही है, मल्टी लेवल फार्मिंग नहीं की जा रही है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस नहीं की जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, इरोजन ज्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। और अब यहां पर हम लोग जो आपके इरोजन है, विंड इरोजन और वाटर इरोजन, इन दोनों को आपका एक्सप्लेन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग विंड इरोजन की बात करते हैं। तो विंड इरोजन की बात करें तो ये मेनली 3 टाइप का होता है। पहला आपका है सॉल्टेशन, दूसरा है सॉइल क्रीपिंग, तीसरा आपका है सस्पेंशन। और याद रखना कि मैक्सिमम जो इरोजन होता है, लगभग 75% जो इरोजन होता है विंड्स के द्वारा, वो इसी एक्टिविटी के द्वारा होता है। और इसमें मेनली जो आपके सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो मीडियम साइज के होते हैं, लगभग 0.10 से लेके 0.15 mm के, जिनका इरोजन होता है। इसमें क्या होता है कि आपके जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं वो बाउंस फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कर जाते हैं जी, मूव कर जाते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्टेशन प्रैक्टिस, जो आपकी विंड के द्वारा, यानी कि हवा जब आएगी, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विंड आती है, तो उसके साथ में क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स आपके जैसे एक बॉल टप्पा खा के आगे जाती है, उसी प्रकार से आपका इरोजन होता है। उसके बाद नेक्स्ट है जी सॉइल क्रीपिंग। सॉइल क्रीपिंग में क्या होता है कि जो सॉल्टेशन है, जैसे आपका सॉल्टेशन में क्या कर रहा था, पार्टिकल इस प्रकार से मूव कर रहा था, तो जैसे ही वो नेक्स्ट पार्टिकल के साथ टकराएगा तो कुछ हैवी पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे वहां से आपका आगे मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक प्रकार से सॉइल क्रीपिंग जो है वो एक्सेलरेट किसके द्वारा की जाती है, सॉल्टेशन के द्वारा की जाती है। बट इसमें जो पार्टिकल साइज होता है वो आपके सॉल्टेशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, लगभग 0.5 से 1 mm के बीच में। और वहीं अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो आप लोगों ने कई बार हवा के अंदर देखा होगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो पार्टिकल्स आपके होते हैं वो एयर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हम लोग जिसकी बात करते हैं, तो वो आपका बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में होता है और ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है।
और ये पार्टिकल्स अगर हम बात करें तो आप लोग इस प्रकार से देख सकते हो। एक प्रकार से यहां पर अगर हम बात करें तो देखो आपका क्या होगा, सबसे पहले यहां पर ये जो आपका है मूवमेंट है ना, जैसे इस प्रकार से, तो ये आपका है सॉल्टेशन का, और जो आपके ये पार्टिकल्स बड़े पार्टिकल मूव कर रहे हैं ये आपका है क्रीपिंग, और जो एयर के अंदर सस्पेंड कर रहे हैं ये आपके पार्टिकल्स क्या हैं, सस्पेंशन, है ना। अब यहां पर आप लोग देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ इरोजन्स, जैसे आप लोग ये देख सकते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो ट्यून्स हैं, जो फॉर्मेशन बन चुका है एक प्रकार से, और ये देख सकते हो विंड इरोजन से एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो चुका है ना। यहाँ पर पूरी मिट्टी सोच के देखो कितनी एक आपका साइज देखिए, है ना, किस प्रकार से मिट्टी बह के गई है। और ये आपका रेगिस्तान एरिया के अंदर, डेजर्ट लैंड के अंदर इसी प्रकार से जो है लॉन्गिट्यूडल आपके जो है बन जाते हैं। इस प्रकार से भी आपने कई बार देखा होगा, जिसको भंबूड़िया, है ना, हमारे जो साइड है उसमें बोलते हैं, बाकी आप पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। तो एक प्रकार से ये देख सकते हो, इसके साथ क्या होता है कि मिट्टी के पार्टिकल्स बह के चले जाते हैं, तो ये एक आपका सस्पेंशन का बहुत बड़ा एग्जांपल कह सकते हो। और ये भी आपका जो आंधियां आती है तो कुछ इस प्रकार से आती है ना, तो ये आपके विंड इरोजन के ही जो है कहीं ना कहीं टाइप होते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है वाटर इरोजन। तो वाटर इरोजन में सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, देखो इसमें आपका सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आपका है स्प्लैश इरोजन। स्प्लैश का मतलब क्या होता है, छपाक, जैसे यहां पर पानी की बूंद, आप लोग देखिए जैसे ही पानी की बूंद पड़ी तो आपके जो सॉइल के पार्टिकल्स है वो डिटैच होकर बिखर गए हैं। क्या हो गए हैं, बिखर गए हैं। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या हो गया, डिटैचमेंट स्टार्ट हो गया। अब अगर पानी आपका अब बहाव करेगा, यानी कि पानी वहां से एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका स्प्लैश इरोजन होता है। अगर आपका प्लेन एरिया भी है, जैसे यहां पर तो हिली रीजन का एक जस्ट एक इमेजिनेशन आपके सामने रिप्रेजेंट किया गया ताकि आप समझ सको। तो ये आपका जैसे ही पानी की बूंद गिरती है तो क्या होता है, ये आपका पानी इस प्रकार से एकदम से करता है ना, तो वही आपका जो सॉइल के पार्टिकल्स के ऊपर भी पड़ेगा तो वो कुछ पार्टिकल्स को डिटैच करने का काम करेगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं। आज आपने कई बार पढ़ा होगा कि पढ़ा क्या होगा, आपने देखा होगा, खासकर किसान जो आपकी खेती करते हैं उन लोगों को बहुत बेहतरीन पता है कि हमारी जो जमीन होती है उसके ऊपर हम लोग कई बार बुआई करते हैं, सोइंग करते हैं, और जैसे ही हमने बिजाई की थी, बिजाई करने के दूसरे या तीसरे दिन या चौथे दिन कई बार बारिश आ जाती है, और बारिश आने से आपके मिट्टी के ऊपर एक हार्ड लेयर बन जाती है, और हार्ड लेयर बनने के कारण क्या होता है कि बीज जो है वहां से जर्मिनेट नहीं हो पाता, मतलब बीज जो है वो अंकुरित नहीं हो पाता। अब उसका कारण क्या होता है, तो हमारे गांव में हम लोग बोलते हैं, या फिर जैसे हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, यहां पर बोलते हैं कि नरमा या फिर जो बीज है वो क्या हो गया, करंड हो गया या कुरंड हो गया। अब उसका मतलब ये है कि उसके ऊपर एक क्रस्ट लेयर बन जाती है। क्या लेयर बन जाती है, क्रस्ट लेयर। अब ये क्रस्ट लेयर कैसे बनती है तो मैं आपको ये समझाता हूं। तो देखो यहां पर आपको समझ में आएगा, जैसे पानी की बूंद आपकी रेनफॉल की पड़ी, जैसे ही यहां पर वर्षा की बूंद आती है, आपकी बारिश की बूंद जैसे ही मिट्टी के ऊपर गिरती है, तो जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ना वो आपके टूट जाते हैं। अब देखो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारी मिट्टी के अंदर बहुत सारे पोर प्रेजेंट है। आपने देखा होगा जैसे आप पानी डालोगे तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाता है। क्यों चला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पोर प्रेजेंट होते हैं। तो क्या होगा कि आपका जैसे ये पार्टिकल डिटैच होंगे तो अब जो आपके मिट्टी के सरफेस के ऊपर जो पोर थे, जो आपके होल थे, जो आपके एक प्रकार से खाली जगह थी, उनमें ये छोटे छोटे पार्टिकल जाकर क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। और डिपॉजिट होने के बाद जब ये मिट्टी सूख जाती है तो उस टाइम पर ये एक आपकी लेयर बन जाती है जिसको हम क्रस्ट लेयर के नाम से बोलते हैं, और जिसकी वजह से जर्मिनेशन जो होती है वो आपकी क्या हो जाती है जी, इंपेयर हो जाती है। और अगर हम यहीं पर अगर हम बात करें तो अगर पानी बारिश बहुत ज्यादा हो जाए, और बारिश बहुत ज्यादा होने के बाद क्या होगा, ये वाटर आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जिस साइड भी आपका इसको फ्लो मिलेगा, जगह मिलेगी, वहीं से मिट्टी बहा के अपने साथ में ले जाएगा। और जब ये मिट्टी बहा के अपने साथ में लेकर जाना स्टार्ट कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सीट इरोजन। तो एक सीट की फॉर्म में जो आपकी सरफेस, जैसे हम लोग एक पेज की बात करते हैं, आप लोग ये देख सकते हो जैसे हमारे सामने एक पेज है, ठीक है, तो आपका जैसे एक पेज की फॉर्म के अंदर हमारी मिट्टी है, और उसके ऊपर फॉर एग्जांपल सोच के देखिए कि इस प्रकार से ये एक पेज वहां से क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा रिमूव हो गया, तो हमें पता भी नहीं चलता, और उस मिट्टी के बहाव से हमें यह भी नहीं पता चलता कि मिट्टी वहां से रिमूव हो चुकी है, खासकर फार्मर को आइडेंटिफाई भी नहीं हो पाता, और इसीलिए इस इरोजन को बोला जाता है फार्मर्स डेथ।
क्यों बोला जाता है फार्मर्स डेथ? क्योंकि इस इरोजन की वजह से फार्मर को फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई करने पड़ते हैं, क्योंकि जब ये इरोजन होता है तो उससे न्यूट्रिएंट का लॉस होता है, और न्यूट्रिएंट का जब लॉस होता है तो उस केस में उनको एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर अप्लाई करना पड़ेगा न्यूट्रिएंट की सप्लाई करने के लिए, और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, फार्मर का खर्चा बढ़ेगा, फार्मर की इनकम क्या होगी? कम होगी, और इसी वजह से इसको हमने क्या बोला? फार्मर की डेथ। तो इसमें इरोजन उतना ज्यादा नहीं होता जितना कि आपका रील या गली में होता है, लेकिन इसमें वो इरोजन हो जाता है जो टॉप सॉइल होती है वो आपकी रिमूव हो जाती है, जिसमें मेजर न्यूट्रिएंट आपकी एक प्रकार से प्लांट या वेजिटेशन सर्वाइवल करने वाली थी वो आपका खत्म हो जाता है। इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं फार्मर्स के लिए डेथ। अब आप लोग देख सकते हो ये आपका रहेगा, है ना? तो देखो यहां से क्या हुआ, आपकी सरफेस से एक लेयर पूरी की पूरी यहां से क्या हो चुकी है? रिमूव हो चुकी है, ठीक है। अब यहां पर आपको वेजिटेशन को देखकर पता चल रहा है कि इरोजन हुआ है, और वहीं आपको ये देखने को मिलेगा स्फीयर आपका एक प्रकार से। देखो यहां से मिट्टी की पूरी एक लेयर जो है ना, ये देखो पूरी की पूरी लेयर यहां से क्या हो चुकी है? इरोड हो चुकी है। ये आपका स्फीयर शीट इरोजन है, ये आपका एक प्रकार से नॉर्मल या फिर मॉडरेट एक इरोजन है आपका शीट का, ठीक है। अब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका, आप फिर देख सकते हो ये है रील इरोजन, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि छोटी छोटी गलियां सी बननी स्टार्ट हो जाती है। क्या बनना स्टार्ट हो जाती है? जैसे ये नालियां जो है वो बहुत ही पतली पतली सी बनना स्टार्ट हो जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रील इरोजन बोलते हैं, ठीक है। तो अब जब आपका सीट इरोजन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पानी का बहाव और बढ़ेगा और आपकी मिट्टी और लूज होगी, तो इस प्रकार की गलियां बनना स्टार्ट हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं रील इरोजन। और इसके बाद में क्या होता है जी? आपका ये बनता है गली। अब ये रील जो हमारी पतली सी गलियां थी वो और मोटी हो जाती हैं, और उसको हम बोलते हैं गली, है ना। जैसे एक गांव के अंदर गली होती है, एक शहर में गली होती है, वैसी कुछ गली बन चुकी है ये, है ना। तो यहां से आपका इसको हम क्या बोलते हैं? गली इरोजन। तो रील का स्फीयर फॉर्म हमारा होता है गली इरोजन, और उसके बाद में आता है आपका रेवाइन इरोजन। तो ये आपका इसका जो यहां पर गली का भी एक बहुत बड़ा फॉर्म जो है वो बन जाए तो उसको रेवाइन इरोजन की फॉर्म में जानते हैं। और उसके बाद में आता है जी आपका स्ट्रीम बैंक इरोजन एंड सी शोर इरोजन। तो देखो स्ट्रीम बैंक इरोजन का मतलब है जो आपका एक प्रकार से नदी बह रही है, वो अपने साथ में जो आपका रीजन है वहां पर लोकेटेड है उसको अपने साथ में बह के चले जाए, तो वो आपका है स्ट्रीम बैंक इरोजन, है ना। कि नदी के जो किनारे का एरिया है वो आपका टूटकर उसमें बह गया। और वहीं अगर हम सी शोर की बात करें तो आपको पता है कि जो समुंदर है वो उसकी लहरें जब आती है, वेव्स आती है, तो उसके साथ में जो किनारे की मिट्टी होती है वो अपने साथ बहा के ले जाती है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सी शोर इरोजन के नाम से जानते हैं कि समुद्र किनारे जो आपका इरोजन है वो आपका वहां पर बढ़ रहा है। समझ में आया? तो ये आपका है। अब देखो यहां पर ये लैंडस्लाइड इरोजन है, जिसके अंदर क्या हो रहा है? ऊपर की मिट्टी एक प्रकार से बहुत सारे कई रीजन हो सकते हैं, अर्थक्वेक हो सकता है, हैवी रेनफॉल हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होता है? पूरी की पूरी जो आपका एक स्लंप होता है ये बह के कहां आ जाता है? नीचे आ जाता है, ठीक है। एक प्रकार से यहां से कट कर और कहां शिफ्ट हो गया? आपका नीचे की ओर शिफ्ट हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं? आपका लैंडस्लाइडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें तो नेक्स्ट आपका है इंपैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन ऑन साइट और ऑफ साइट। अब देखो यहां एक बात मैं और करना चाहूंगा, अगर आप लोग समझ जाओ तो अच्छी बात है। मैं आपका यहां पर बात करूंगा एक सब सरफेस इरोजन के बारे में, ठीक है। वैसे तो आप लोग सरफेस इरोजन के बारे में बहुत पढ़ चुके हो, लेकिन मैं सब सरफेस इरोजन की बात करूंगा जो कि आज से लगभग आपका 3 से 4 साल पहले, एक तो पिछले साल केरला के अंदर अभी इरोजन हुआ है, और एक इससे पहले भी आपका 3-4 साल पहले इरोजन हुआ था, ठीक है। उसमें आपका मेजर कंसर्न बोला गया था कि सब सरफेस इरोजन जो है मेजर कारण है। बोलोगे सर आपका सरफेस इरोजन तो हमें समझ में आ रहा है कि मिट्टी आपकी सरफेस की बह के जा रही है, लेकिन सब सरफेस इरोजन में क्या होने वाला है? देखो क्या हुआ कि आपको पता है जैसे केरला है, तो केरला के अंदर रबड़ प्लांट या जो कोकोनट प्लांट है वो लगाए जाते हैं। अब ये जो रबड़ प्लांट या कोकोनट प्लांट होते हैं वो लार्ज ट्रीज होते हैं एक प्रकार से, है ना। अब क्या होता है कि इनको 10 साल 12 साल के बाद इन प्लांट को क्या कर दिया जाता है जी? कट कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे ये लार्ज प्लांट्स हैं, इनको क्या कर दिया जाएगा जी? कट कर दिया गया है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इनको यहाँ से क्या कर दिया हमने? कट कर दिया, या फिर यहाँ से कट कर दिया। तो अब देखो इन जो प्लांट की रूट है वो आपकी कहाँ प्रेजेंट है? इस नीचे के पोर्शन में प्रेजेंट है, इसको हमने नहीं उठाया और यहां पर नए प्लांट फिर से लगा दिए। क्या कर दिए हमने? नए प्लांट फिर से लगा दिए। अब कुछ सालों बाद क्या होगा कि ये जो आपका सोइल के अंदर रूट प्रेजेंट थी, क्योंकि अब देखो रूट ऐसा तो है नहीं कि भाई फाइबर्स रूट थी और कुछ पता नहीं चलेगा, ये रूट बहुत ज्यादा हैवी रूट थी। अब क्या होगा
धीरे धीरे आने वाले टाइम के अंदर ये रूट गलना स्टार्ट हो जाएंगी, डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां पर बायोलॉजिकल जो ऑर्गेनिजम्स है वो इनको गला देंगे, है ना, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो जाएगी, और डिकम्पोज होने के बाद अब इन पाइप, एक प्रकार से पाइप लाइक स्ट्रक्चर वहां पर बन जाता है, जिसको हम सोइल पाइपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सोइल पाइपिंग बोलते हैं। और ये जो सोइल पाइपिंग है, इसके होने के कारण क्या होगा, इस रीजन के अंदर, इस मिट्टी के अंदर आपका पानी जब आएगा, बारिश आएगा, तो वो अपने साथ में इसको बहाकर क्या करेगा, इसमें जब पानी जाएगा, और आपको भी पता है जब पानी ऐसे किसी ग्रूव में जाता है, ऐसे किसी गड्ढे में जाता है, तो आसपास की मिट्टी वहां से धंसना स्टार्ट हो जाती है, और उसके कारण क्या हुआ कि वहां पर बहुत बड़ा इरोजन हुआ। तो वो भी लैंडस्लाइडिंग का कारण वहां पर बना, या फिर ये कह सकते हो कि वहां पर जंगलों के अंदर या फिर पहाड़ों के अंदर एक प्रकार से इस प्रकार के जो इरोजन है वो भी कई बार कोज होते हैं। इसको हम लोग सब सरफेस इरोजन के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंपैक्ट ऑफ सॉइल इरोजन ऑन साइट एंड ऑफ साइट, मतलब एक तो इरोजन जहां पर हुआ वहां पर क्या फर्क पड़ेगा, और एक इरोजन जहां से आपका मूव होकर, जैसे यहां से मिट्टी बह के किसी दूसरी जगह पर गई, तो वो आपका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑन साइट की, मतलब जहां पर इरोजन हुआ है वहां पर क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहला है कि एक तो वहां के ऊपर की जो मिट्टी है वो वहां पर बहकर चली जाएगी, है ना। अब देखो ऊपर की मिट्टी बह के चली गई तो उसके साथ में क्या हुआ, सोइल के न्यूट्रिएंट भी बह गए, और सोइल के न्यूट्रिएंट बह गए तो क्या हुआ, सोइल की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो गई जी, आपकी रिड्यूस हो गई, ठीक है। ये बात आपको पहले पता होनी चाहिए कि सोइल की जो मिट्टी बह के चली गई तो उसके साथ में क्या होगा, सोइल के न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा, और सोइल के न्यूट्रिएंट्स का लॉस होगा तो उस केस में क्या होगा, वहां पर हमें ज्यादा फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना पड़ेगा, है ना, ऑर्गेनिक मैटर का लॉस होगा, ठीक है। लोअर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, अब देखो इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, लो होना स्टार्ट हो जाएगी, वाटर वहां पर लॉन्ग टर्म तक होल्ड नहीं हो पाएगा। और फिर आपकी बारी आती है जी सॉइल का स्ट्रक्चर। ऑब्वियस सी बात है, जब मिट्टी बह के जाएगी तो स्ट्रक्चर पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। सॉइल का स्ट्रक्चर आपका लूज हो जाएगा, और प्लस में यहां पर क्या है, फ्लडिंग, ऑब्वियस सी बात है, बाढ़ जैसी समस्या भी बन सकती है अगर लॉन्ग टर्म तक वो कंडीशंस बनी रहती हैं तो, है ना। तो पानी आपका वहां से बह के, अब देखो पानी जहां पर ज्यादा कलेक्ट हो गया, वहां पर बहुत ज्यादा अगर बारिश आ गई तो उस केस में क्या होगा, फ्लडिंग जैसी कंडीशन ही बनेगी, और फिर धीरे धीरे जब वहां से आपका न्यूट्रिएंट नीचे की ओर भी आपका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, लीचिंग लॉस भी वहां पर अकर करता है। तो इस प्रकार से कई समस्याएं हमें देखने को मिलती है, और साथ में वेजिटेशन लॉस होता है, और वहां की जो अगर हम बात करें तो जान माल, मतलब एक प्रकार से वेजिटेशन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, ह्यूमन लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन में। लेकिन अब मिट्टी जहां पे बह के जा रही है, मतलब जहां से शिफ्ट होकर दूसरी जगह पर गई, तो वहां पर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो एक तो वहां पर क्या होगा, जो मिट्टी बह के आई है वो वहां पर आपकी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मान के चलिए अगर ये डिपॉजिट हुई है किसी रिवर के अंदर, नदी के अंदर, या किसी तालाब के अंदर, तो क्या होगा, उस तालाब के अंदर जो नीचे का आपका एक प्रकार से वाटर लेवल तो कम होना स्टार्ट हो गया, और वहां पर आपका ये सेडिमेंटेशन ज्यादा होना स्टार्ट हो गया, और साथ में इस पानी के साथ, इस मिट्टी के साथ कुछ पोल्यूटेंट भी आए हैं, पेस्टिसाइड आया है, फर्टिलाइजर आया है, तो इस वाटर को क्या करेगा, ये पोल्यूट करेगा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, जब आपके फास्फोरस और नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर पानी के अंदर वाटर बॉडीज में आ जाते हैं तो वहां पर ये एल्गी की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, या फिर जो वाटर हाइसेंथ या वाटर प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पर आपका वाटर पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो जाता है, और वहां की जो आपकी लिविंग लाइफ है वाटर बॉडीज के अंदर उनको इंपैक्ट करता है, और एक प्रकार से उस पॉल्यूशन की वजह से जो वाटर लाइफ है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है, इकोसिस्टम वहां का खराब हो जाता है। और प्लस में आपका है डिक्रीज द रिवर स्ट्रीम एंड कैपेसिटी। देखो अब ऑब्वियस सी बात है पानी को जो लेकर जाने की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी। और प्लस में आपका है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो मैंने अभी बताया आपका। प्लस में क्लाइमेट चेंज, अब देखो क्लाइमेट चेंज में क्या है कि कुछ कार्बन आपका जो एक प्रकार से डिपोजिशन होना स्टार्ट होगा, और इसके साथ में अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस का वहां से इमिशन होगा, पोल्यूशन होगा, और बायोडाइवर्सिटी पे लॉस होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्लाइमेट चेंज पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, और एज वेल एज इकोनॉमिकल लॉस। तो ऑब्वियस सी बात है इसको हमें कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो एफर्ट्स हमें लगाने पड़ेंगे, जो पैसा हमें वेस्ट करना पड़ेगा, वो हमारा इकोनॉमिकल लॉस जो है वो कॉज करेगा। तो ये हमारा जो है इरोजन का एक मेजर यहां पर इफेक्ट देख सकते हो।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इरोजन के बारे में इंफॉर्मेशन थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। और इसी के साथ में हम लोग एक सेकंड सेशन भी कंटिन्यू करेंगे, वो आपका होगा सॉइल इरोजन एंड आपका इरोजन कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस हम लोग क्या फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले टाइम में इरोजन का जो कंट्रोल है वो इफेक्टिवली किया जा सके और एक प्रकार से जो सस्टेनेबल लाइफ है वो मैनेज की जा सके। तो इस सेशन के बाद नेक्स्ट सेशन हमारा वही होगा, उसको भी आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। उसमें भी हम लोग इफेक्टिव वे के साथ आपके साथ बहुत सारी कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस और खासकर जो गवर्नमेंट की स्कीम है या गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है वो क्या है और हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का सेशन उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर वाकई में आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आते हैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत टाइम ज़ाया होता है और आपके लिए कोशिश करते हैं कि एक इफेक्टिव डेटा कलेक्ट करके आपके सामने लेकर आ सकें। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।